तो लास्ट क्लास में बाइकार्बोनेट वाला पढ़ा गया था, तो कुछ नोट लिख लेंगे 2 पॉइंट। ठीक है, तो लिखेंगे बाइकार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2 एंड लिथियम, bicarbonate of group 2 and lithium does not exist in solid state। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कार्बोनेट, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कार्बोनेट, फॉर्मूला तो जानते होंगे CO3-2, कार्बोनेट कॉमा सल्फेट, कार्बोनेट कॉमा सल्फेट कॉमा हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम, सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम, सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम। ठीक है, क्या लिखे हैं आप लोग? कार्बोनेट सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग but they melt into liquid, but they melt into liquid। अब हम बात करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाए तो क्या बनेगा आप बताइए? अगर मान लो मेटल हाइड्रोक्साइड है, अगर मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोक्साइड में क्या आएगा? OH माइनस। तो ऑक्सीजन मेटल के साथ में कंबाइन करके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड के साथ में क्या बचेगा? मेटल और ऑक्सीजन के साथ में जो बच रहा है उसका क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। तो बताओ वाटर का क्या बन जाएगा? H2। वाटर का क्या बन जाएगा? H2। और बताइए मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक। या क्या कैसा होता है? एम्फोटेरिक। और वाटर जनरली कैसा होता है? न्यूट्रल। जैसे यहाँ में अगर हम बात करें, देखिए हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं आप लोग कि जो मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड प्लस वाटर। बनता है कि नहीं बनता? बोलिए। क्योंकि हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? OH। तो ऑक्सीजन के साथ में मेटल जाएगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्सीजन छोड़ के जो बचेगा उसका ऑक्साइड बना देना है, तो वाटर का हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O हो जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम है, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O बनेगा। फिर ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, इसको हीट करेंगे तो कॉपर का ऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। और ये क्या है? मेलाकाइट है, MALACHIT ना। ये क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, अच्छा बताओ ये डबल सॉल्ट है कि नहीं है? CuCO3 प्लस UOH का होल ट्वाइस है ना, कॉपर कार्बोनेट प्लस डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड है। अगर इसको हीट करेंगे तो बोर्ड पे ध्यान देना है, बताओ ये क्या बनेगा? कॉपर का ऑक्साइड है कि नहीं? तो कॉपर का ऑक्साइड, और यहाँ में भी क्या बनेगा? कॉपर का ऑक्साइड। तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ के क्या बच रहा है? कार्बन। तो कार्बन बचेगा तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 बन जाएगा, है ना। और यहाँ में हाइड्रोजन बच रहा है तो क्या बन जाएगा? H2O। ये क्या है भाई? रस्ट ऑफ
किसका? कॉपर का रस्ट है। जैसे आयरन का रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में जो आयरन का रस्ट होता है क्या होता है? Fe2O3.XH2O। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? उसी प्रकार जो कॉपर का रस्ट होता है उसको बोलते हैं मेलाकाइट ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है। और इसका क्या दूसरा भी नाम क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या ये बेस है कि नहीं है? और ये क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। तो इसको क्या भी बोला जाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। समझ पा रहे हैं ना? जब भी कॉपर एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला ये है, और वो ग्रीन कलर का रस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? मेलाकाइट ग्रीन। कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट? कौन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है? बोलिए, कौन सॉलिड स्टेट में? इसका आंसर क्या होगा? ए। तो लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिकम्पोज? Which of the following do not decompose on heating? Which of the following compound do not decompose on heating? देखिए, तो यहाँ में बोला है कौन हीट नहीं होता है, डिकम्पो किसको हीट किया जाए तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो आपको याद आना चाहिए कि अगर सोडियम, पोटेशियम, रोबियम, सीजियम, अगर इनके यहाँ में देखिए कार्बोनेट ही तो सब लिखा है ना, या तो इनके कार्बोनेट आ जाए, सल्फेट आ जाए और हाइड्रोक्साइड, ये क्या नहीं होते हैं? डिकम्पोज नहीं होते हैं। हाँ, तो इनके कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो देखो कहाँ में लिखा है? पोटेशियम, इनको हीट करेंगे तो डिकम्पोज नहीं होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? बाकी सब डिकम्पोज हो जाता है क्या? हो जाता है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखेंगे ए कंपाउंड ए ऑन हीटिंग प्रोड्यूस, ए कंपाउंड A, capital A, on heating produce two oxide, B and C. लिखेंगे out of which compound C has linear geometry, out of which compound C has linear geometry and it contain two p-pi bond, and it contain two p-pi bond, whereas compound B has two lone pair, compound B has two lone pair and dielectric constant of 81, dielectric constant of 81। तो ये समझ में आ रहा है? बोल रहे कि ये कंपाउंड ए है जिसको हीट किया गया है, तो बी और सी बना है। बी की कहानी है होनी चाहिए कि वो लीनियर ज्योमेट्री का होना चाहिए, और जो सी होगा उसके पास दो लोन पेयर होगा और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 किसका होता है? पानी का। किसका होता है? पानी का। मतलब पानी बनना जरूरी है कि नहीं है? अब बताओ, क्या सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे? क्या सोडियम कार्बोनेट का हीटिंग हो सकता है क्या? सोडियम कार्बोनेट का हीटिंग नहीं हो सकता। क्या ये क्लियर है ना भाई? यहां से हीट ही नहीं होगा, डिकम्पोज ही नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बना। कार्बन डाइऑक्साइड तो लीनियर ज्योमेट्री होती है ना CO2 का, तो क्या इसके साथ में एक और ऑक्साइड बनना चाहिए? पानी, तभी तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 आएगा। तो क्या बी हो सकता है? नहीं। क्या यहाँ में बताओ क्या क्या बनेगा? कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस वाटर ही बनेगा। वाटर का शेप लीनियर नहीं होता है। क्लियर है ना? अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड नहीं, बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, बड़ा भाई को हीट करते हैं, छोटा भाई मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम और ऑक्सीजन को छोड़ के क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। तो CO2 का ज्योमेट्री कैसा होगा? लीनियर। और H2O क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उसके पास दो लोन पेयर होता है। करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग मेटल नाइट्रेट का हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग carbonate on heating produce
Which of the following metal carbonate on heating? Which of the following metal carbonate on heating produce an acidic oxide and amphoteric oxide? Acidic and amphoteric oxide. ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है। मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे, बताओ इसका सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो यहाँ में क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। CO2 कैसा है? एसिडिक। कैसा है? एसिडिक। जब इसको हीट करेंगे तो क्या क्या बनेगा बताओ? मेटल का ऑक्साइड बनेगा Na2O प्लस CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या बोला है कि क्या क्या बनना चाहिए हमारा ऑक्साइड, कैसा नेचर का होना चाहिए? एसिडिक। CO2 बताओ एसिडिक है कि नहीं है? और एसिडिक के साथ में क्या होना चाहिए? एम्फोटेरिक। बताओ सोडियम का ऑक्साइड कैसा होता है? नहीं भाई, बेसिक होता है। जनाबे वाली मेटल होगा तो एम्फोटेरिक होगा, और जनाबे बेरिलियम आता है क्या? तो अगर बेरिलियम कार्बोनेट को जब हीट करा जाएगा तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इसका नेचर कैसा है? एसिडिक। और इसका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, लेकिन वो एम्फोटेरिक भी हो सकता है। कब हो सकता है? जनाबे अली सनक पड़े इनके अगर हमारा ऑक्साइड आ जाएगा तो उसका कैसा नेचर होता है? एम्फोटेरिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? अगर पूछा होता है कि बताओ बेसिक एसिडिक हो तो बता सकते थे ना, एम्फोटेरिक एसिडिक पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे मेटल नाइट्रेट। बोर्ड पे ध्यान देंगे। अच्छा बताइए, अगर मेटल नाइट्रेट को हीट किया जाए, मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भाई बनेगा। क्या मेटल का ऑक्साइड बनेगा? फिर क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड बनेगा और साथ में बताइए मेटल नाइट्रेट में NO3 है, मेटल ऑक्सीजन को छोड़ के क्या बचेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता था। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ में कौन सा ऑक्साइड बनता है? ब्राउन कलर वाला। क्या NO2 बचेगा ना? और मैं बोला था कि नाइट्रेट जो होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या देगा? ऑक्सीजन। क्या देगा? ऑक्सीजन। क्या ये रिएक्शन हो गई थी? अगर आपको याद हो तो इसके बारे में मैं बताया था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इसका हीटिंग दो तरीका से पढ़ा जाता है, एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर, है ना? तो बताओ NO2 का कलर कैसा होता है? ब्राउन गैस। ये कैसी होती है भाई? ब्राउन गैस होती है। बताओ पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? तो आंसर इज पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा मैग्नेटिक होता है? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है ना? क्योंकि इसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और ऑक्सीजन में कितना है? 8। तो दो ऑक्सीजन में 16 प्लस 7, ऑड प्लस इवन का सब हमेशा क्या होता है? इवन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमेशा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्या मुझे गलत तो नहीं पढ़ा है? ठीक है। चलिए O2 की बात करेंगे तो बताओ O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। बताओ पैरा होगा डाया होगा? ये होता है कलरलेस। कैसी होती है? कलरलेस गैस। और ये भी कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। समझ पा रहे हैं ना? अगर बोलेगा ये कंपाउंड को हीट करने से हमारा दो गैसेस बन रहा है जिसमें एक ब्राउन कलर है, तो बताओ क्या वो नाइट्रेट वाला होगा? क्योंकि उसका कलर कैसा होगा? ब्राउन। ब्राउन गैस होगी और एक कलरलेस गैस होती है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं? जनरली ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ केस में हमारा प्रोडक्ट कुछ अलग, लो टेम्परेचर में कहानी अलग होती है और हाई टेम्परेचर में कहानी अलग होती है। तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अगर हम बात करें PbNO3, एग्जाम्पल देखिए, लेड नाइट्रेट की अगर हम हीटिंग के बारे में पढ़ें, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट की जब हीटिंग करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ में लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? NO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन गैस मिलता है, और साथ ही साथ में कौन सी गैस मिलती है? कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस मिलती है। ठीक है। अगर मान लो हम एक और एग्जांपल बात करें, लिथियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट का हीटिंग हो सकता है क्या? लिथियम नाइट्रेट का हीटिंग हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना? तो लिथियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? लिथियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? NO2 प्लस क्या बनेगा? O2। समझ में आ रही है क्या? देखिए कभी कभी ना अब जल्दीबाजी में आप गलती कर देते हैं। कोई बोलेगा लेड का नाइट्रेट हीट करने से प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? लेड का ऑक्साइड, ऐसा लिख देता है। तो आप बोलेंगे लेड का तो ऑक्साइड ही है, गलती हो जाएगा। यहाँ में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्साइड में भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। अगर O2 बनेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बनेगा देखना है, PbO बनेगा ना कि PbO2।
समझ पा रहे हैं क्या? पीबीओ बनेगा, पीबीओ2 बनेगा, पीबीओ, क्योंकि यहाँ में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो उसका ऑक्साइड में भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही होना चाहिए। थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो आप जल्दीबाजी में NO2 O2 देख के आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार पीबीओ है दूसरा बार पीबीओ2 तो ये आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ में अगर इनका नाइट्रेट है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम रोबियम सीजियम का नाइट्रेट है और इसको लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और लो टेम्परेचर पे करते हैं तो क्या बनता है? तो देखो अगर नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्रेट बड़ा भाई है तो बड़ा भाई को हीट करने से छोटा भाई मिलता है, छोटा भाई बोले तो नाइट्राइट, तो यहाँ में क्या मिलने वाला है? मेटल नाइट्राइट, ठीक है, और यहाँ में ऑक्सीजन गैस मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए, किसको? सोडियम पोटेशियम रोबियम सीजियम, जितना हीटिंग इफेक्ट है सब यहाँ में खत्म हो गया है। सोडियम पोटेशियम रोबियम सीजियम का नाइट्रेट को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए या कंप्लीट डिकम्पोजिशन कराया जाए तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी ही बनने वाली है, मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। क्लियर है ना? तो यहाँ में दिक्कत क्या होता है कि ये तो यहाँ में क्या बनने वाला है? मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 प्लस O2 नहीं बन के N2 प्लस O2 बनता है। क्लियर है ना? तो यहाँ में ध्यान देना, ये क्या होगा, ये यहाँ में कौन सा, ये पैरा कलरलेस होगा। कैसा होता है? कलरलेस पैरामैग्नेटिक। और ये भी कैसा होता है? नाइट्रोजन एन कलर कैसा होता है? कलरलेस डायामैग्नेटिक। अरे भाई N2 का कलर कैसा होता है? कलरलेस ना होता है। चिप्स ऑप्स खाते हैं उसके अंदर में कौन सी गैस फिल की जाती है? लेस खाते हैं ना 20 रुपीज का, तो 16 रुपीज किसमें लगता है? नाइट्रोजन गैस का। 4 रुपया चिप्स का प्राइस है ना? वो कलरलेस होता है, समझ पा रहे हैं ना? तो एक कलरलेस है और कैसा है? डायामैग्नेटिक। रेंसिडिटी आप पढ़े होंगे, है ना? नहीं तो अगर नाइट्रोजन गैस नहीं फिल करके दूसरा गैस फिल किया जाए कि वो रिएक्शन कर ले फिर आप उसको खा रहे हैं तो उम्र कम हो सकती है। ठीक है, तो ये है कहानी, कॉपी कर लीजिए। और जनरली जो हीटिंग इफेक्ट होती है ना भाई, जैसे कि आप इसको हीट कर रहे थे, वो क्या होता है कि कम से कम आपको क्या होगा, 500 से ज्यादा ही टेम्परेचर दिया जाता है तब ये टूटता है और ये प्रोडक्ट बनती है। क्लियर है ना? अगर आपसे बोला जाएगा कि सोडियम नाइट्रेट का कंप्लीट डिकम्पोजिशन करने पे कौन कौन सी गैस निकलेगी? N2 प्लस O2। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? कलरलेस डायमैग्नेटिक, कलरलेस पैरामैग्नेटिक। ठीक है, समझ पा रहे हैं? पूछेगा कि मान लो एक कंपाउंड मतलब सोडियम का नाइट्रेट को हीट करने पे मतलब कंप्लीट डिकम्पोजिशन कराने पे दो गैस बनी, एक का नाम है पैरामैग्नेटिक, दूसरा का नाम है डायामैग्नेटिक। एक का बॉन्ड ऑर्डर है 3, एक का बॉन्ड ऑर्डर है 2, तो बता देंगे ए बी कौन कौन होगा। क्लियर है ना? तो ये सब कहानी ऐसी पूछी जा सकती है। तो मुझे लग रहा है कॉपी हो चुका है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे, अगर हम बात करते हैं ना, देखिए सिल्वर का ऑक्साइड और मरकरी का जो ऑक्साइड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो सेल्फ डिकम्पोज हो जाता है। क्यों सेल्फ डिकम्पोज होता है? थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे मैंने बोला ना कि क्योंकि वो 300 और 350 में ही वो क्या होता है भाई, टूट जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि अगर मान लो हम लोग सिल्वर कार्बोनेट लिए, सिल्वर का कार्बोनेट, क्या इसको डिकम्पोज कराएंगे, हीट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? सिल्वर का ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब ये जो सिल्वर का ऑक्साइड होता है ना, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि आपने इसको हीट किया है कितना? 500 डिग्री टेम्परेचर तक, और पता चला सिल्वर जो ऑक्साइड बना है वो 300 डिग्री टेम्परेचर पे ही टूट जाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये बताओ सिल्वर का ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज हो जाता है, खुद से डिकम्पोज हो जाता है और बना लेता है सिल्वर प्लस O2। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो सिल्वर का ऑक्साइड होता है वो सेल्फ डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? सिल्वर प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। उसी तरह मरकरी का जो ऑक्साइड है HgO, ये सेल्फ डिकम्पोज होगा और किस किस से मिलकर बना है? Hg प्लस O2 से। रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस करने के लिए हाफ लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये बन जाता है क्योंकि ये इनका खुद से डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग लिखेंगे, लिखे ऑक्साइड ऑफ Ag एंड Hg
तो अगर मैं बोलूंगा बताओ सिल्वर का कार्बोनेट का हीटिंग किया जाए तो प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा बनो, AgO2CO2, ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं। अगर मान लो ऐसे आपसे पूछा जाएगा सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया जाए है ना, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए तो क्या क्या बनेगा। तो पहले तो सिल्वर का ऑक्साइड बनता है प्लस क्या बनता है, NO2 बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये सेल्फ डिकम्पोज होगा, क्या बनेगा Ag+O2 और ये प्रोडक्ट और ये। तो फाइनल प्रोडक्ट सिल्वर का नाइट्रेट को हीट करा जाए, सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया जाए तो क्या क्या बनेगा, सिल्वर प्लस O2 प्लस NO2। क्लियर है ना, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं अनस्टेबल होते हैं, वो सेल्फ डिकम्पोज हो जाते हैं। तो लिखेंगे ऑक्साइड ऑफ Ag एंड Hg आर हाईली अनस्टेबल so they get self decompose on heating, ब्रैकेट में लिख लेंगे 300 से 350 डिग्री में ये खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर मान लो हमारे पास में सिल्वर का ऑक्साइड है तो ये 300 इनको हीट किया जाए और टेम्परेचर ये 300 से 350 डिग्री में ही सेल्फ डिकम्पोजिशन इनका हो जाता है और बनता है सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो अगर जो मरकरी का ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो बनेगा Hg+O2, मतलब रिएक्शन बैलेंस कर दिया गया, जरूरी नहीं है बैलेंस करने के लिए। क्लियर है ना भाई, तो आपको ये समझ में आना है कि सिल्वर और मरकरी के जो ऑक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, तो इसलिए वो टूट जाते हैं। टूटेंगे किस किस में, किस किस से मिलके बने हैं उसमें वो टूट जाते हैं। ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। लिखेंगे एक क्वेश्चन, लिखेंगे ए मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग, a metal nitrate on heating produce two gaseous product out of which one is brown in color. A metal nitrate on heating produce two gaseous product out of which one is brown in color and other is colorless. बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेटल नाइट्रेट को जब हीट किया जाए तो एक ब्राउन कलर दूसरा कलरलेस बनेगा। देखिए यहाँ में क्या, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ में बोला कि लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कुछ मेंशन करा है क्या, मेंशन किया है क्या, नहीं। तो बताओ यहाँ में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो ये कहानी चलेगी। अगर मेटल का नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा, लेकिन अगर लो टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर है तो कहानी कुछ अलग बनेगी। तो अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि मेटल का नाइट्रेट को हीट किया गया, अगर क्वेश्चन में होता है स्ट्रांगली हीट किया गया, समझ पा रहे हैं ना, तो उस क्वेश्चन समझ में आता है। अगर मेटल का नाइट्रेट को हीट करने से दो गैसेस प्रोडक्ट मिला जिसमें एक ब्राउन कलर है और दूसरा कलरलेस है, तो बताओ कौन सा होगा। क्या इनका आसानी से हीट हो सकती है क्या, नहीं, या तो लो होगा या तो हाई होगा। तो कंडीशन दिया जाएगा तब आप इस पे टिक करेंगे। बोलो क्लियर है क्या भाई। और आप यहाँ में देख भी सकते हैं, क्या यहाँ में कलरलेस ही तो मिलता है, क्या यहाँ में भी कलरलेस ही तो मिलता है, तो किसमें ब्राउन कलर मिलेगा। अरे भाई इनका आसानी से हीट होगा, नहीं, आसानी से हीट नहीं होगा। तो क्या मिलेगा, या तो एक बार O2 मिलेगा एक बार N2 प्लस O2 मिलेगा, दोनों तो कलरलेस ही तो मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो एक ब्राउन कलर और एक कलरलेस है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे AgNO3 on heating, AgNO3 on strongly heating gives AgNO3 on strongly heating gives को क्या देगा। AgNO3 को अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर AgNO3 को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 में जाएगा प्लस O2 में, है कि नहीं।
लेकिन मेटल का जो ऑक्साइड है, मेटल का जो ऑक्साइड है वो फर्दर सेल्फ डिकम्पोज होता है। किस 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 ऑक्साइड सेल्फ डिकम्पोज हो जाता है? सिल्वर का और मरकरी का ऑक्साइड। तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या आंसर बी होगा क्या? है कि नहीं? स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सिल्वर का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा? सिल्वर प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या है? सिल्वर होगा, NO2 होगा, क्योंकि यहाँ में ऑक्सीजन 2 बार है तो एक ही बार काउंट करेंगे। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? Ag प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। यहाँ में केवल N2 लिखा गया था तो सही कर लीजिए। तो क्या बनेगा? Ag प्लस O2 प्लस NO2। क्लियर है ना? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है ना भाई, ऑक्साइड वो डिकम्पोज हो जाएंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन में, तो ये सही होगा। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे। अमोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ना है कि नहीं? मैं आपको बहुत सारा बताया था, मेटल का कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, है कि नहीं? उसके बाद पढ़ाया था अमोनियम का सॉल्ट और मेटल का क्लोराइड, ये सब बचाया गया था ना। तो अभी क्या क्या बच गया देखो। अभी आपका मेटल का क्लोराइड का हीट करने से क्या होगा? ठीक है, मेटल का सल्फेट बच गया है, और क्या बच गया है? ये तो इसको पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट, बाइकार्बोनेट का, हाइड्रोक्साइड का, है कि नहीं? और किसके पढ़ लिए थे? नाइट्रेट का। और बाकी जो 3 बचा है उसको अभी हम लोग पढ़ लेंगे। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ में देखिए केस 1 होगा। यहाँ में देखिए हमारे सबसे पहले क्या होगा? यहाँ में देखो केटायन, यहाँ में क्या है? केटायन हमारा अमोनियम ही रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? केटायन हमारा क्या होगा? अमोनियम होगा, और यहाँ में एक एनायन होगा। इसके साथ में रिएक्शन करानी है, और ये रिएक्शन कराने के लिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ में 2 प्रकार के रिएजेंट आएंगे, एक तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ना भाई? एक तो आएगा यहाँ में जो एनायन होगा हमारा, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, ये केटायन हमारा क्या होगा? फिक्स रहेगा। और यहाँ में जो एनायन है वो 2 प्रकार के होंगे, एक तो होंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ना? मतलब ये क्या हो रहा कि ये क्या करेगा ना, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इस अमोनिया को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलेंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहाँ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर को भी चेंज कर देगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ में देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर NH4 प्लस में कितना है? +3। क्लियर है ना भाई? कितना है? +3 या -3? -3। कितना है? -3। कैसे कैसे कर सकते हैं? x + 4 = 1, तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो अमोनियम में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 है। अगर एक एनाइन के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हैं जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा? इसको चेंज नहीं कर पाएगा, उसको ऑक्सीडाइज ही नहीं करा पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो यहाँ में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, तो यहाँ में क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बन जाएगा? अमोनिया। और यहाँ में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है। नहीं समझ में आया? तो अगर मान लो जो अमोनियम है और उसके साथ में जो एनायन है, अगर वो आपको पता चल जाए कि कौन जो एनायन होगा वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कौन एनायन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आपको ये पता चल गया कि वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बताओ वो क्या करेगा? अमोनियम जो सॉल्ट होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अमोनिया में। किस में कन्वर्ट कर देगा? अमोनिया में। क्लियर है ना? अगर जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करा देगा। क्लियर है ना? तो अब बोर्ड पे ध्यान देना है। अब कौन कौन से हमारे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? ठीक है, अगर हमारे पास में अमोनियम सॉल्ट ऑफ CSP का नाम सुनिए क्या आप लोग? CSP बैंक ना, CSP है ना? हाँ, C से कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, हैलाइड, Cl- ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो अगर ये हमारे हैं, ये सब क्या होते हैं? अमोनियम सॉल्ट ऑफ CSP, ये क्या होते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं भाई? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ पा रहे हैं ना? अगर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बताओ ये क्या करेंगे? क्या अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना।
समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? देखो, क्या ये आपको मालूम हो गया कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड है ना? क्या ये अमोनियम के सॉल्ट है क्या? तो क्या लिखा है? अमोनियम सॉल्ट ऑफ, अगर CsP दिखाई दे रहा है, CsPX दिखाई दे रहा है, तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अमोनिया को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यहाँ में बताओ, नाइट्रोजन का यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -3। कार्बोनेट का कितना है? -2 है कि नहीं है? तो बताओ, अगर नाइट्रोजन यहाँ में -3 है, तो यहाँ में भी क्या होगा? -3। ये सब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया। सब किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया। और भाई समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ? -3। तो क्या ये सारे किस में, अगर इसको सबको हिट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया में। अरे भाई बोलिए। अब बताओ, यहाँ से यहाँ में क्या, यहाँ में देखो NH4 है और यहाँ में क्या है? NH3 है। तो एक हाइड्रोजन बचा ना, और वो हाइड्रोजन एनाइन पे जाके रिएक्शन करेगा। वो हाइड्रोजन एनाइन पे रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन CO3-2 से रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा? H2CO3। यहाँ में हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? एसिड। और यहाँ में हाइड्रोजन PO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? H3PO4। और हाइड्रोजन Cl के साथ में रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? HCl। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो ये जो है ना, ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो ये अमोनिया का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। तो आपको P ब्लॉक में अमोनिया का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया जाएगा, तो यही पढ़ा दिया जाएगा, है कि नहीं? कॉपी कर लीजिए। हो गया ना? ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर मान लो भाई, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि अमोनियम के साथ में अगर हमारे पास में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए, तो क्या होगा? ठीक है नहीं? मान लो ये अमोनियम है और यहाँ में जो एनायन है, क्योंकि यहाँ में हर केस में क्या होगा? अमोनिया तो फिक्स होगा। अगर हमारा एनायन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है ना? लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, तो ये -3 से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर देगा तो या तो N2 में कर देगा। बताओ यहाँ में N2 का ऑक्सीडेशन नंबर, तो बताओ क्या ये एनायन पावरफुल था? -3 से 0 में लेके गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्लियर है ना भाई? तो या तो N2 में बना देगा या N2O में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है ना? या तो किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको जब हीट किया जाएगा अमोनियम सॉल्ट को, इसके साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में हीट किया जाएगा, तो या तो हमारा N2 बनेगा या तो हमारा क्या बनेगा? N2O। यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। क्या दोनों केस में ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो याद रखना है कि नाइट्रेट तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना भाई। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीजन देके ये कन्वर्ट होगा। NO3 जब होगा, अमोनियम का नाइट्रेट जो होगा उसको हीट करेंगे तो N2O बनेगा। क्या बनेगा? और बाकी जनरली ये सब का हीटिंग करने से क्या बनेगा? N2। क्या बनेगा? N2। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? N2O क्या बनेगा? नाइट्रेट के साथ में बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी याद करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पे देखो, क्या ये जो एनायन है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अभी ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग है वीक है? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो बताओ क्या करेगा? NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताइए? -3। क्या है बोलिए? -3। तो सबको ऑक्सीडाइज करेगा किस में? -3 से कहां भेजेगा? N2। किस में भेजेगा? रुकिए, सब में N2। अभी रुकिए, मैं बताऊंगा। हमें मालूम है कि N2O होगा। बोलो, क्लियर है ना? प्रोडक्ट लिखना कैसे है? अब आपको क्या करना है ना, मैक्सिमम पानी निकालना है। मैक्सिमम पानी निकालना है। बताओ यहाँ में हाइड्रोजन कितना है? 8 है। 8। हाइड्रोजन कितना है? 8। ऑक्सीजन कितना है? 7। तो मैक्सिमम कितने पानी निकल सकता है? 4 वाटर। अरे भाई, जितना हाइड्रोजन को पूरा खत्म करो, और ऑक्सीजन तो 4 ही खत्म होगा ना, तो यहाँ में मैक्सिमम कितना पानी निकलेगा? 4। यहाँ में मैक्सिमम कितने पानी निकलेंगे? 2, क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन है 4। तो बताओ मैक्सिमम पानी कितना निकलेगा? 2। यहाँ में बताओ मैक्सिमम कितने पानी निकलेंगे? हाइड्रोजन 4 है, तो बताओ कितना निकलेगा? 2। बोलो, क्लियर है क्या?
अब बोर्ड पे ध्यान देना है। बताओ भाई क्या नाइट्रोजन से ये सब N2 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको कन्वर्ट करेगा N2 N2 N2। क्लियर है ना? अब बताओ उसके बाद हाइड्रोजन 8 था तो 4 पानी निकल गया, है कि नहीं? तो बताओ क्या ऑक्सीजन अभी कितना बचा है, क्रोमियम कितना बचा है, तो क्या बन जाएगा Cr2O3। क्या बन जाएगा Cr2O3। यहाँ में कुछ बचा है क्या? नहीं। क्या यहाँ में कुछ बचा है क्या? हाँ क्या? हाँ वही एक ऑक्सीजन N2 के पास चला जाता है। क्लियर है ना भाई? तो आपको याद करना है इसे। देखिए भाई यहाँ में क्या लिखा गया है, जो Cr2O3 होता है वो ग्रीन रेसिड्यू होता है। क्या होता है? ग्रीन रेसिड्यू। ये पटाखा जो होता है ना उसमें यूज किया जाता है Cr2O3 का, तो इसलिए लिखा है यूज्ड इन फायर क्रैकर्स में यूज किया जाता है। बोलो क्लियर है ना? तो अब थोड़ा ये दोनों रिएक्शन में आप बोल सकते हैं कि ये N2 का मेथड, यहाँ से दोनों में क्या बन रहा है N2, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है किसका? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या है भाई N2। तो जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो वहां में N2 का प्रिपेयर करना बताया जाएगा, तो मैं ऑलरेडी बोलूंगा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कहाँ, केमिकल बॉन्डिंग में, ये N2 का प्रिपरेशन है। क्लियर है ना? अच्छा आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई। देखो यहाँ में एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ में तो नाइट्रोजन नहीं है। क्या यहाँ में भी नाइट्रोजन है? केटाइन में भी नाइट्रोजन है, एनाइन में भी नाइट्रोजन है कि नहीं है? क्या यहाँ में भी केटाइन में और यहाँ में एनाइन में नाइट्रोजन है कि नहीं है? तो उस केस में ना भाई, जब केटाइन और एनाइन में भी नाइट्रोजन आ जाए तो उस केस में आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना है 0 0, यहाँ में कितना है +1, है कि नहीं है? आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। अरे भाई देखिए NH4NO3 होता है कि नहीं होता है? तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है कि नहीं होता है? तो क्या यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या 5 होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ में बताओ NO2 है ना, इसको थोड़ा ऐसे सोच के देखो, ये केटाइन है, ये एनाइन है, तो यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 3। पता नहीं, इसको X मानते हैं। नहीं 3 होता है कि नहीं होता है? होता है। और यहाँ में क्या होगा -4 = -1 होगा कि नहीं होगा? तो x = -1 + 4 x = 3 होगा कि नहीं होगा? तो क्या यहाँ -3 + 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना ऐसे? ठीक है। इसे आप मतलब पता कर सकते हैं कि कभी मान लो तुम भूल गया कि ये प्रोडक्ट N2 है कि N2O है कि नहीं? तो उस केस में बताओ यहाँ में नाइट्रोजन में, केटाइन में भी नाइट्रोजन है, एनाइन में भी नाइट्रोजन है, तो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो -3 + 3 कितना होगा 0/2 कितना होता है? तो यहाँ में क्या है, इसका अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए नाइट्रोजन का तो क्या होगा -3 + 5/2 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो उस केस में यहाँ में N2 नहीं बनेगा, N2O बनेगा। उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर मान लो एग्जाम में भूल गया, दिमाग तो काम नहीं कर रहा है हम लोग का, है कि नहीं? तो उस केस में ये देख सकते हैं कि अगर केटाइन में भी नाइट्रोजन है, एनाइन में भी नाइट्रोजन है, तो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। 0 आ रहा है तो N2 बनेगा, +1 आ रहा है तो N2O बनेगा। इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। अभी आप लोग का बहुत सख्त जरूरत है लाफिंग गैस का, बहुत टेंशन में रहते हैं आप लोग। तो अगर टेंशन में है आपके पास लाफिंग गैस छोड़ दिया जाए, तो एक होता है टेंशन में जिंदगी खत्म होती है, एक बार हंस हंस के खत्म हो जाएगा। ठीक है, लाफिंग गैस अगर आपके सामने आ जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बचेगा मेटल क्लोराइड। अगर मेटल क्लोराइड की हीटिंग किया जाए तो क्या बनेगा ना, तो उसमें 2 केसेस होता है। एक तो हमारा जो मेटल क्लोराइड होता है उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, और दूसरा बार होता है कि मेटल क्लोराइड के साथ में वाटर नहीं होगा ना। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एनहाइड्रस क्लोराइड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एनहाइड्रस क्लोराइड, जिसमें पानी नहीं हो। ठीक है, अगर एनहाइड्रस क्लोराइड है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो एनहाइड्रस क्लोराइड का हीटिंग, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा,
तो आइए ध्यान देंगे, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसका हीटिंग बहुत आसान है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए, एनहाइड्रस का मतलब होता है इसके पास में पानी नहीं लिखा है ना, तो उसको एनहाइड्रस बोलेंगे। जिसके साथ में पानी है तो उसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रेटेड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हाइड्रेटेड बोला जाएगा। तो जब भी एनहाइड्रस क्लोराइड है, इन एग्जांपल यही है हमारे एनसीईआरटी में यही दिया है, तो इसी को एकदम याद होना ही चाहिए। मतलब PCl5 का हीटिंग, सॉरी PCl5 का हीटिंग इफेक्ट, क्लियर है ना? तो याद रखेंगे, PCl5 का जब हीटिंग करा जाएगा ना, हीटिंग किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि हायर क्लोराइड लोअर क्लोराइड में और Cl2 गैस निकलेगा। ठीक है, तो PCl5 को जब हीट करते हैं तो बनता है PCl3 प्लस Cl2। यहाँ में फास्फोरस अपने हायर ऑक्सीडेशन 5 में है और लोअर ऑक्सीडेशन 3 होगा। क्लियर है ना? Cl2 निकालना है। यहाँ से देखो Cl2 निकाल दो तो क्या बनेगा? PbCl2। Cl2 निकाल दो, क्या बनेगा? यहाँ में बनता है FeCl2। हायर से लोअर ऑक्साइड, मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कर लेना पड़ेगा। और यहाँ में क्या बनेगा? AuCl प्लस Cl2। क्लियर है ना? बोर्ड पे ध्यान देना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है PCl5। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करना है कि यहाँ में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। तो +4 ये कार्बन फैमिली से है, तो ये जब हम पढ़ेंगे आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ पा रहे हैं ना? तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15 बताया गया था इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो ग्रुप का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उससे 2 यूनिट कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो पी ब्लॉक में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, शुरुआत वहीं से होती है, पी ब्लॉक की इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। क्लियर है ना? तो अभी के लिए मान लेना कि यहाँ +4 में ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, +2 में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यहाँ में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, +2 में चला गया। और यहाँ में Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। और यहाँ में Au का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ PCl5 है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको याद रखना है। क्लियर है क्या? अच्छा, आप लोग जानते हैं PCl5 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d। क्या होता है? sp3d, जिसका वजह से ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड होते हैं और 2 एक्सियल PCl बॉन्ड होते हैं। मैं बोला था कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा होता है। तो जब आप गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म, तो एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होने का वजह से वो बॉन्ड टूट जाता है। तो जो क्या में जो 2 क्लोरीन जो है बॉन्ड टूटा है, वो कौन सा क्लोरीन टूटा है? एक्सियल वाला। ठीक है, तो ये बात आपको लिखा गया है तो याद होना चाहिए। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं क्या? अब हम बात करते हैं कि हाइड्रेटेड क्लोराइड की बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रेटेड क्लोराइड की अगर बात किया जाए तो अगर हाइड्रेटेड क्लोराइड को हीट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और एक होता है हाइड्रेटेड क्लोराइड में भी 2 केसेस होता है, एक तो कोवेलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड होता है और एक होता है आयनिक हाइड्रेटेड क्लोराइड। ठीक है, तो कोवेलेंट में क्या होता है? कोवेलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड में ये वाली कहानी होती है और आयनिक में ये होता है कैल्शियम स्ट्रोंडियम बेरियम। क्लियर है ना? कैल्शियम और यहाँ में जो मैग्नीशियम है उसके जो क्लोराइड उसके साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये कोवेलेंट नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है। तो अच्छा बताइए, अगर मैं यहाँ में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बताइए थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा? ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, है कि नहीं? और ये बॉन्ड कैसा होगा? वीकर। कैसा होगा? कमजोर होगा। तो जब हम इसको हीट करेंगे ना, जब हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर है कि नहीं है? तो जब हम हीट करेंगे ना, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने का काम करता है। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर होता है, तो जब हीट कर रहे हैं तो यहाँ में जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसका ऑक्सीजन इस पे अटैक करके मतलब रिएक्शन करा देता है। मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, बेसिकली वाटर रिएक्शन, वाटर जो होता है इसके साथ में खुद रिएक्शन कर लेता है। समझ पा रहे हैं ना? जब आप हीट करेंगे तो यहाँ में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन है कि नहीं है, ये इसका साथ में रिएक्शन कर लेता है। मेटल ये जो क्लोराइड दिखा रहे हैं ना, उसके साथ में रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ में क्या होता है कि जब, क्योंकि यहाँ में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वाटर इस रिएक्शन को नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना भाई? क्योंकि इन दोनों का बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जब आप हीट करेंगे तो वाटर इस रिएक्शन को इनिशिएट या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसको हीट करेंगे, पानी बाहर निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaCl2 + 6 वाटर। या यहाँ में क्या बनेगा? SrCl2 + 2 वाटर। और यहाँ में क्या बनेगा बताओ? BaCl2 + 2 वाटर। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि इन दोनों का बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वाटर बाहर निकल जाता है, जो वाटर की मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो जैसे जैसे अगर हम यहाँ में, क्योंकि इन दोनों का बीच का बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, तो जैसे जैसे हीट करेंगे तो यहाँ में बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर 20, 30, 40, 50 होते होते जैसे ही 100 डिग्री पहुंचा, वाटर का इवोपरेशन हो गया, तो यहाँ से पूरा पानी गायब हो जाता है। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ में क्या होता है कि बॉन्ड कमजोर होता है। बॉन्ड कमजोर होने, क्योंकि यहाँ में कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ में आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा वीकर होता है। तो जैसे जैसे हीट करते हैं तो बॉन्ड तो कमजोर है, तो वाटर क्या करता है? देखता है कि कमजोर है तो चलो उसके साथ में वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट कुछ अलग बनाते हैं। बोलो क्लियर है ना? तो क्या बनता है? बोर्ड पे ध्यान दीजिए।
तो देखिए यहाँ में हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, ठीक है। थोड़ा बोर्ड पे समझने की कोशिश करिए, क्या समझ रहे हैं आप लोग। इधर देखिए इधर, तो मैग्नीशियम क्लोराइड है तो आप ऐसे लिख सकते हैं Mg+2Cl-, बोलो क्लियर है क्या। और वाटर में क्या लिख सकते हैं H+OH-। अरे भाई लिख सकते हैं क्या। तो प्लस को माइनस से जोड़ेंगे, प्लस को माइनस से बोलेंगे तो क्या बनेगा सबसे पहले MgOH। अरे भाई क्या बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस, लेकिन आप हीट करना नहीं छोड़ रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या। तो क्या ये मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को हीट करा जाएगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा प्लस मेटल ऑक्सीजन को छोड़ के क्या बचा, तो क्या बनेगा पानी, क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। तो जब हम हीट करेंगे ना तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा वाटर, फिर क्या बनेगा HCl। यहां में क्या बनेगा भाई, आयरन का ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा बताओ वाटर, प्लस क्या बनेगा HCl। फिर यहां में क्या बनेगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस HCl। इसको बोलते हैं ये हाइड्रोलिसिस है। समझ में नहीं आया, अरे समझ में आया नहीं आया क्या, इसमें डाउट है क्या FeCl3 में, क्या FeCl3 में देखेंगे तो Fe+3 और Cl-1 होगा कि नहीं होगा, वाटर में H+OH- होगा कि नहीं होगा। एक बार FeOH के साथ में कंबाइन करेगा तो FeOH का होल थ्राइस बनेगा, अरे भाई बनेगा ना, और HCl बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो FeOH का होल थ्राइस को फर्दर हीट करेंगे तो क्या आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। समझ में आ रही है। तो ये क्लोराइड वाली कहानी है। तो लिखेंगे सल्फेट, मेटल सल्फेट। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे देख लो, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। मैं बोला था ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझ में तो आएगी, लेकिन आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। समझ में तो आ ही रहा है कैसे कैसे कराना है। जैसे देखो मेटल सल्फेट में मैंने बोला था कि मेटल सल्फेट को जब हीट करेंगे तो मेटल होगा SO4 होगा, तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्सीजन छोड़ के मेटल ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा तो क्या बचेगा, सल्फर बचेगा। तो सल्फर का ऑक्साइड बहुत सारा होता है, SO2 होगा, SO3 होगा, है ना। लेकिन हमने लिख दिया था SO3 बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा SO2 भी बनेगा, कब बनेगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ज्यादातर में क्या बनने वाला है हमारा SO3, ठीक है। कब SO3 बनेगा, जब कभी कभी ऐसा होगा कि मेटल सल्फेट को जब आप हीट कर रहे हैं तो एक जो ऐसा होगा जिसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और एक ऐसा होगा जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होने का मतलब क्या है, अगर मान लो एक एलिमेंट A है और B दोनों के अंदर में रिएक्शन है, और ये भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में है और ये भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में है, तो क्या उसका अंदर में रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है क्या, नहीं। या क्या दो ये भी नीचे आना चाहिए, ये भी नीचे आना जाएगा, इसका भी रिडक्शन इसका भी रिडक्शन होगा, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलेंगे। या तो एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरा का रिडक्शन हो तो रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा। अगर ये लो स्टेट में है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, अगर एक हायर है तो लोअर में आएगा, तो तब रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। समझ पा रहे हैं क्या आप। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो अगर कॉपर सल्फेट है, कॉपर +2 सल्फेट -2,
कॉपर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और SO4 में सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। क्या ये अभी अपने हाईएस्ट में है, ये भी हाईएस्ट में है? क्या इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है? क्या ये भी नीचे आना चाहेगा और ये भी नीचे आना चाहेगा, दोनों का रिडक्शन होगा, मतलब ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन वाली है। ठीक है, तो ये आपको इसमें देखना पड़ेगा रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका, आप लोग पढ़े होंगे CuSO4.5H2O, यहाँ में 7 वाटर है ना, यहाँ में इसको आइसोमॉर्फिज्म बोला गया था। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो ये आइसोमॉर्फिज्म है। क्या ये तीनों आइसोमॉर्फिज्म है? नहीं, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको मतलब प्रोडक्ट देखो, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा सेम तरीका से इसका भी बनेगा, सेम तरीका से इसका भी बनेगा। अब इसको जब हमने हीट किया, 100 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल नहीं हटते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बचा रहेगा। क्लियर है ना भाई? तो अगर यहाँ में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 5, तो आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल हट जाएंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल बचे रहेगा यहाँ में। क्लियर है ना? आपने और हीट किया, 200 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो वो भी गायब। बोलो क्लियर है? क्या बचेगा? CuSO4 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट में, देखो कॉपर +2 और SO4-2 होगा, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। क्या दोनों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या? अगर ये दोनों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसको आपने और ज्यादा हीट किया, क्या किया? और ज्यादा हीट किया, 750 डिग्री टेम्परेचर तक हीट किया, तो बताओ क्या इसके अंदर में रिडॉक्स रिएक्शन होगा? नहीं। क्या ये भी हाईएस्ट में, ये भी हाईएस्ट है कि नहीं है? है। तो कहने का ये, अगर ये लोएस्ट होता, दूसरा हाईएस्ट होता, तो उस केस में प्रोडक्ट अलग अलग बनते। लेकिन अगर दोनों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो और इसका अंदर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो आपको करना क्या होगा, कॉपर +2 है तो उसका ऑक्साइड बनाओ और सल्फर का 6 वाला ऑक्साइड बना दो, तो क्या बन जाएगा? CuO+SO3। तो उस केस में क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ में भी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। क्लियर है ना? उसी प्रकार यहाँ में देखो, सेम 100 में 100 कहानी चलती जाएगी। तो ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस SO3। ये क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस SO3। बोलो क्लियर है क्या? मतलब रिएक्शन सेम पैटर्न पे चलेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझ में नहीं आया? अच्छा बताओ, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना, इधर देखो, क्या यहाँ में Fe+3 है क्या? क्या SO4-2 है क्या? सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है। क्या Fe अपने हाईएस्ट में है? क्या ये भी हाईएस्ट में है? इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? आयरन का +3 वाला ऑक्साइड और सल्फर का 6 वाला ऑक्साइड बना देंगे। तो बताओ क्या बनेगा? Fe2O3 + SO3। बोलो क्लियर है क्या? नॉन रिडॉक्स है। रिडॉक्स होगा तो कहानी चेंज होगी। बोलो क्लियर है क्या? अब आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे इस जब हम 100 डिग्री टेम्परेचर में तो वाटर का इवोपोरेशन हो जाता है क्या? होता ही नहीं होता है। तो क्या क्यों नहीं? एक वाटर मॉलिक्यूल क्यों बच गया? तो कहानी समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना है भाई? 2। कितना है? 2। कहानी सुन लीजिए, इधर देखिए बोर्ड पे समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर +2 है, तो यहाँ में क्या होता है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो यहाँ में लिखा होगा H2O। क्या लिखा होगा? OH2 लिख सकता हूँ क्या पानी को? जब, अरे भाई डायग्राम ही चेंज हो गया। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना, कॉपर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये है, ये कॉपर के साथ में जो वाटर है, वाटर मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो 4 वाटर इसको कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर है ना भाई? और क्या बच गया? SO4-। ठीक है, क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि इस कॉपर के साथ में 4 वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट करता है और एक वाटर के मॉलिक्यूल ये सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। क्लियर है ना? बना रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट .5 वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? 4। कितने? 4। और एक वाटर के मॉलिक्यूल होंगे जो सल्फेट के साथ में क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन क्या बना रहा है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ में देखो, यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन आपने टेम्परेचर दिया तो ये वाटर का मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन हो गया। क्लियर है ना भाई? समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है, अच्छा बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मतलब जब 100 डिग्री टेम्परेचर दिया जा रहा है तो होना क्या चाहिए था कि ये वाटर मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन होना चाहिए था।
लेकिन वो हुआ नहीं, ये वाटर मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन हो गया। तो कहने का ये मतलब है जो ये हाइड्रोजन है ना जो बाहर में है, ऐसे बहुत सारे सल्फेट आयन होंगे जिससे ये क्या होगा, घिरा हुआ होगा। क्लियर है ना? और वो उसके अंदर में इंटरस्टिशियल साइड में चला गया होगा, मतलब बहुत सारे सल्फर, यहाँ में देखो सल्फेट होंगे और यहाँ में वाटर इसके इस वाला होल में है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में अच्छा बहुत सारे सल्फेट के साथ में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ में बहुत सारे सल्फेट होंगे, ऐसे बहुत सारे हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो बहुत सारा सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, यहाँ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? आंसर इज वीक है, समझ पा रहे ना? तो ऐसे बहुत सारे सल्फेट के साथ में वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये ऐसा बहुत ज्यादा सल्फेट ज्यादा होगा ना भाई, तो ये कहीं इंटरस्टिशियल साइट में होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में बहुत सारे सल्फेट का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और हाइड्रोजन कहीं यहाँ पे होगा। तो जब हम 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो वो टेम्परेचर यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए सबसे पहले जो ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल है इनका इवोपोरेशन हो जाता है। क्लियर है ना? लेकिन आपने और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो इंटरस्टिशियल टाइप तक, इंटरस्टिशियल साइट तक वो हीट पहुंच चुका है, तो वाटर मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन हो जाएगा। तो पहले क्या होगा भाई कि 100 डिग्री टेम्परेचर में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना वो सबसे पहले जाएगा, तो इसलिए पहले 4 वाटर मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन हुआ है। फिर आपने और ज्यादा टेम्परेचर दिया है तो वो भी वाटर गायब हो गया है। फिर आपने और ज्यादा टेम्परेचर दिया, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो कहानी ऐसी हो रही है। क्लियर है ना? अच्छा, अगर इसमें खास बात ये है, इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। क्लियर है? अरे भाई ये देखो कॉपर का यहाँ में प्लस है, यहाँ में माइनस है, प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है क्या? क्या इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है क्या? अरे भाई SO4 क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, सल्फर ऑक्सीजन का बीच में जो बॉन्ड बने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कौन सा बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट। क्या वाटर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्या? क्या यहाँ में वाटर जो है H2 है आपस में तो कैसे बॉन्ड बना रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है और ये कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कौन सा बॉन्ड भी है? तो ये हमें सारों प्रकार के, ये नहीं कि केवल इसमें, सब में जो वाटर के मॉलिक्यूल के जो है ना भाई, ये आइसोमॉर्फिज्म है ना, इसमें सारे टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो ये बात बहुत अच्छी समझ में आ गई है। सबसे पहले बताओ, इसको हीट करा जाएगा तो क्या बनेगा? कितने वाटर गायब? 6। एक वाटर बचा रहेगा क्या? बचा रहेगा क्या? FeSO4 डॉट वाटर। फिर इसको और ज्यादा टेम्परेचर दिया गया तो क्या होगा भाई? पूरा गायब हो जाएगा, है ना? फिर इसको 750 डिग्री टेम्परेचर हीट दिया जाएगा। बताओ यहाँ में Fe क्या +2 में है? क्या सल्फेट -2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है? क्या Fe का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। क्या होगा? तो जब हम इसको 750 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बताओ, ये Fe+2 का हाईएस्ट में जाना चाहेगा तो 2 से 3 में जाएगा, तो क्या इसका ऑक्साइड Fe2O3 बनेगा? अरे भाई +3 में आया नहीं आया? क्या अगर ये सल्फर +6 में है तो क्या उसका ऑक्सीडेशन, अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा भाई? क्या यहाँ में रिडॉक्स हो रही है? तो क्या समझ पा रहे हैं ना? और अरे भाई समझ पा रहे हैं, एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरा का रिडक्शन। तो सल्फर 6 से 2 में, सल्फर 6 से कहां में जाएगा? सल्फर 4 में। तो क्या रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बनेगा? SO2। क्या बनेगा? लेकिन साथ ही साथ में SO3 भी बनता है। कॉपी कर लें। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि ये जो है ना Fe2O3, Fe के कितने मोल है? 2। तो यहाँ में 2 मोल लेना, सॉरी यहाँ में Fe के कितने? Fe तो 1 मोल है, यहाँ में प्रोडक्ट क्या बनना है? 2। तो यहाँ में जब 2 मोल लेंगे तो आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 भी बनेगा। अभी मैं समझा देता हूँ कैसे बनेगा, कॉपी कर लीजिए। समझ में आया ना? देखो ये इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ में जो FeSO4 है वो 2 मोल लेना है। कितना मोल? देखो FeSO4 कितना मोल लेना है? मान लो यहाँ में Fe ऑक्साइड प्लस SO3 बना, ठीक है, मान लो ऐसा। मेटल का सल्फेट को हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड प्लस SO3। बोलो क्लियर है क्या? अब बोर्ड पे ध्यान देना है, क्या यहाँ में मेटल का सल्फेट है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड प्लस SO3 बनेगा ना? लेकिन बोर्ड पे ध्यान देना, मैं बोला था ना कि यहाँ में Fe+2, यहाँ में सल्फर +6 में है कि नहीं है? -2 मतलब SO4 पे चार्ज -2। क्लियर है? वहां में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या यहाँ में रिडॉक्स रिएक्शन होगा? तो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ तो यहाँ में देखो, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान, मान लो SO2 को मैं लिख सकता हूँ क्या? SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना? SO2 प्लस वो लिख सकते हैं क्या SO3 को? तो ये जो ये क्या करेगा? इसके साथ में कंबाइन कर लेगा तो क्या बनाएगा?
Fe2O3 क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। तो वही प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि बेसिकली ये कितने मोल लेते हैं, 2 मोल। तो आपको ये याद रखना है मेटल सल्फेट वाली कहानी। तो नेक्स्ट स्टडी में थर्मल स्टेबिलिटी, बहुत आसान है ये तो। मतलब जिसको हीट करने से भी वो बॉन्ड ना टूटे, तो ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं। थोड़ा सा हीट करेंगे बॉन्ड टूट गया, तो थर्मल स्टेबल नहीं है। क्लियर है ना। तो इसके बारे में देखना है। तो इसमें 2 केसेस होंगे। पहला केस, चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। बहुत सारे एग्जांपल लिया जा सकता है। पहले बोर्ड पे देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, मतलब जिसको हीट करो तभी भी वो बॉन्ड टूटे ना, उसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ना, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर बॉन्ड थोड़ा सा हीट करो टूट गया, मतलब वो थर्मल स्टेबल है या लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल होगा। ठीक है। तो अगर बोर्ड पे ध्यान देंगे, थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करना है तो 2 केसेस पढ़ना है। पहला होता है कि अगर कॉमन आयन मोनो एटॉमिक आयन है, ठीक है, इसका कॉमन आयन का एक कहानी और बताया गया था, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है उसको स्मॉल बोला गया था, है ना, अगर आपको याद होगा। तो वो अलग केस है, ये अलग केस होगा। जब भी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मोनो एटॉमिक आयन से देखेंगे, जिसके पास एक एटम है, इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है कि इसके पास एक एटम है। पोटेशियम में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको स्मॉल कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो बताओ, जिसके पास एक एटम है, मोनो एटॉमिक मतलब जिसके पास एक एटम है, तो उसको क्या माना जाएगा, स्मॉल। क्या माना जाएगा, स्मॉल। अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो उसको क्या माना जाएगा, स्मॉल। अगर पॉली एटॉमिक आयन है तो क्या माना जाएगा, लार्ज। बताओ यहाँ में ओ मोनो एटॉमिक है, डायटोमिक है, मोनो एटॉमिक है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम है। जनरली हमारा ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ में, देखो, अगर कॉमन आयन हमारा पॉली एटॉमिक आयन है, जैसे O2 माइनस, तो ये 2 एटम है कि नहीं है, पॉली एटॉमिक। क्या पॉली एटॉमिक है कि नहीं है? जैसे और देखो, क्या OH माइनस, क्या इसको भी क्या माना जाएगा, पॉली एटॉमिक। 2 एटॉमिक नहीं है। तो अगर पॉली एटॉमिक है तो उसको क्या माना जाएगा, लार्ज। क्या माना जाएगा, लार्ज। अगर मोनो एटॉमिक है तो क्या माना जाएगा, स्मॉल। तो याद रखना, इसमें एक ही बात याद रखना है, छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होगा। क्लियर है ना, एक बात याद रहेगा, छोटा छोटा के साथ स्टेबल होगा, बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होगा। आप अपने साथ में दोस्ती कर सकते हैं ना, है कि नहीं। अब आपका एज है मान लो कितना,
मान लो किसी का एज 18 है भाई और किसी के साथ में 60, क्या दोनों के बीच की दोस्ती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है और बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये बात याद रहेगा, ये तो बात बिल्कुल याद रखना है, छोटा छोटा के साथ स्टेबल होगा। क्या मैं हिंदी अच्छा लिख देता हूँ, है ना? चलिए, छोटा छोटे के साथ बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होगा। क्लियर है ना? आइए आप कंपेयर कर लेते, बहुत आसान है। पहले यहाँ में देखो, कॉमन आयन क्या है? कार्बोनेट। क्या है कॉमन आयन? कॉमन आयन क्या है? तो यहाँ में कॉमन आयन देखो हमारा क्या है? CO3। CO3 माइनस 2 है ना? क्या लार्ज होगा कि नहीं होगा? लार्ज होगा कि नहीं होगा? तो कॉमन आयन पॉलीएटॉमिक आयन है ना, लार्ज होगा। तो बड़ा बड़ा का साथ स्टेबल होगा। अब देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, है कि नहीं है? तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं। किसका साइज बड़ा है? सीजियम का। आयन भी कैसा है? बड़ा। तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ? थर्मल स्टेबिलिटी। क्या ये ज्यादा स्टेबल होगा? क्या इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होगा। क्लियर है ना? यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना है। बताइए कॉमन आयन कौन सा है? कॉमन आयन HCO3-1। क्या बाइकार्बोनेट है? क्या क्या पॉलीएटॉमिक आयन है? क्या लार्ज होगा? कैसा होगा? लार्ज। अब बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, बोलो क्लियर है क्या? बड़ा बड़ा का साथ स्टेबल होगा। क्या एनायन हमारा बड़ा है? तो इसमें बड़ा कौन सा साइज है? सीजीएम। तो क्या इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा होगा? बोलो क्लियर है क्या? चलो बोर्ड पे ध्यान देगा। लिथियम ऑक्साइड बोलो क्लियर है क्या? यहाँ में कॉमन आयन बताओ क्या है? कॉमन आयन O-2। बताओ कैसा है? स्मॉल है कि लार्ज है? छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है। तो केटायन में किसका छोटा साइज है? क्या इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा होगा? होगा ना। चलो इधर देखो, Li2O2 है। क्या यहाँ तक आप देख पा रहे हैं क्या? बताओ इसमें कॉमन आयन क्या है? O2-। क्या है भाई? इसको बोलते हैं लिथियम पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? लिथियम पर ऑक्साइड। क्लियर है ना? पर ऑक्साइड। तो बताओ ये ये कॉमन आयन क्या है? लार्ज है क्या? कॉमन आयन लार्ज है ना? तो लार्ज है तो बताओ क्या होगा? लार्ज है, बड़ा है ना, तो बड़ा बड़ा का साथ स्टेबल होगा। तो लिथियम और यहाँ में रूबियम कौन बड़ा है? तो क्या इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा? और बताओ NaF, MgF ये समझ। यहाँ में बताओ, यहाँ में जो क्या है कॉमन आयन क्या है? F-। अरे भाई क्या है? F3 से लेना देना नहीं है, आयंस को पहचानिए। F3 नहीं है, यहाँ में Na+F-, Mg+2 F-। यहाँ में क्या होगा? Al+3 F-। होगा कि नहीं होगा? तो बताओ यहाँ में कॉमन क्या है? F-। बताओ स्मॉल है लार्ज है? स्मॉल है। तो एक छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है कि नहीं होता है? बताओ आप लोग जानते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? Na+Mg+2 Al+3 में किसका साइज छोटा होता है? Al+3। छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है। समझ पा रहे हैं क्या? बोलिए, समझ में आया ना? एक और लास्ट क्वेश्चन। कॉमन आयन क्या है बताओ? NH3 वाटर HF, H है कि नहीं? ये भी H+ देगा। ये कॉमन आयन बोलिए क्या है? H+ या माइनस? H देगा, जो H देता है H+। बताओ क्या ये स्मॉल है? क्या है कि नहीं? स्मॉल है। तो अब क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है। तो यहाँ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है क्या? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज कम होता है। किसका साइज कम है? फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, सबसे बड़ा साइज नाइट्रोजन। छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस लिखे। हाइड्रेटेड रेडियस। देखिए, हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा कि जब भी कोई भी आयन को पानी में डालते हैं ना, तो एक होता है, मैं बोलूंगा एक होगा एक्चुअल साइज और एक बोलूंगा हाइड्रेटेड साइज। ठीक है, तो एक्चुअल साइज तो आपको मालूम है, लिथियम और सीजियम में किसका बड़ा है? तो जिसका एक्चुअल साइज ज्यादा होता है उसका हाइड्रेटेड साइज कम होता है। ये बात बिल्कुल याद रखना है। मतलब जो एक्चुअल साइज होता है, जिसका एक्चुअल साइज जो होता है और जिसका हाइड्रेटेड साइज होता है, ठीक है, जिसका मैं बोलूंगा जिसका बस इसी पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिसका एक्चुअल साइज बड़ा होता है उसका हाइड्रेटेड साइज कम हो जाता है। क्लियर है ना? तो अगर मान लो कोई भी आयन है उसको पानी में आपने डाल दिया, कोई भी आयन है उसको आपने पानी में डाल दिया, ठीक है,
तो कोई भी आयंस को जब पानी में डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करता है, इस आयन को सराउंड कर लेता है और इसके बीच में बहुत सारी लेयर बनती है। क्या बनती है? लेयर। समझ पा रहे होंगे आप लोग, बहुत सारा इसमें लेयर बनता है, ऐसे बहुत सारी इसके बीच में लेयर बनता है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मान लो M+X- है, अब ये आयंस है कि नहीं? अब इसको आपने पानी में डाला है, तो मैं बोला था कि वाटर का जो ये पार्ट होगा इसको चारों तरफ से ऑक्सीजन सराउंड करेगा, और ये जो अट्रैक्शन होगी वो किस एंड से आएगी? हाइड्रोजन का एंड से आएगी, है कि नहीं? और ये अब यहाँ में क्या होगा कि थोड़ा सपोर्ट पे ध्यान दें, यहाँ में बहुत सारा लेयर बन जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो केटायन है वो कितना वाटर के मॉलिक्यूल को खींच पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है, सराउंड कर पाता है। क्लियर है ना? वो डिपेंड करेगा केटायन का पोलराइजिंग पावर पे। समझ पा रहे हैं ना? जिसका फाई ज्यादा होता है उसका वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे लेयर बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ में कौन सा चार्ज होगा? और फिर अगर यहाँ में बहुत सारे हमारे क्या होते हैं भाई, ऐसे बहुत सारे लेयर बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ में बहुत सारे ऐसे लेयर बन जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी, क्योंकि ये माइनस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे हमारे लेयर यहाँ में तैयार हो जाती। ठीक है, मतलब यहाँ में कोई भी केटायन है वाटर के मॉलिक्यूल को सराउंड करके प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, टर्सरी लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर बन जाती है। उसके बाद अगर मान लो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो गया है तो इसका और वाटर का जो लास्ट साइड है उसका जो रेडियस को बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। क्लियर है ना? तो जितना वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ में सराउंड होगा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या होती है? ज्यादा होगी। ठीक है, अब थोड़ा सपोर्ट पे ध्यान देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें फाई की, भाई फाई क्या होता है? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज, है कि नहीं? बताओ, जिसका साइज कम होगा उसका फाई ज्यादा होगा, फाई ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उसको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। कहने का मतलब है जिसकी फाई ज्यादा, क्या उसको वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और जिसका फाई कम है वो वाटर के मॉलिक्यूल को कम सराउंड करेगा। जैसे कि मान लो लिखा है Li, क्या लिखा है? और यहाँ में क्या लिखा है? Cgm, क्या लिखा है? Cgm। तो मान लो लिथियम का साइज छोटा होगा और सीजियम का साइज बहुत बड़ा होगा। तो अगर लिथियम का साइज छोटा है तो इसका फाई ज्यादा होगा, अगर फाई ज्यादा होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल को सराउंड करने की पावर ज्यादा होगा। क्या यहाँ में वाटर के मॉलिक्यूल को सराउंड करने का पावर क्या होगा? कम होगा। क्लियर है ना? तो ये लिथियम अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा रखेंगे, समझ पा रहे हैं ना? और ये वाटर के मॉलिक्यूल को कम रखेंगे। अरे कहने का ये मतलब है ना भाई, जितना ज्यादा लेयर बनेगा उतनी ज्यादा उसका रेडियस बनेगा। सीजियम जो है ना, लिथियम तो सेकंड पीरियड का मेंबर है और वो मैक्सिमम अपने साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल को रख सकता है? 4। कितने रख सकता है? सेकंड पीरियड का हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। लेकिन ये क्या करेगा? 4 वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ में रखा है, लेकिन नेक्स्ट लेयर में और 4 रख सकता है, नेक्स्ट लेयर में और 4 रख सकता है। अगर इसको 12 वाटर के मॉलिक्यूल को रखना है तो वो 3 लेयर में रखेगा, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है। अगर इसको वाटर के मॉलिक्यूल, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल को 12 भी रखना है ना भाई, तो ये सब एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, 12 होता है, क्योंकि उनका पीरियड नंबर क्या है? 6, 7, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है इनको वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा रखना है ना, तो ये एक ही लेयर में सारे वाटर मॉलिक्यूल को रख लेगा। क्लियर है ना? लेकिन अगर इसको वाटर के मॉलिक्यूल को 12 रखना है तो इसके पास कम से कम 3 से 4 लेयर चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बताओ, यहाँ से यहाँ का रेडियस को ही तो हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ का रेडियस को क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड रेडियस। क्या यहाँ में लेयर ज्यादा बना? तो क्या इसका हाइड्रेटेड रेडियस और इसका कम? तो वही कहने का मतलब है, जिसका साइज एक्चुअल में बड़ा होता है उसका हाइड्रेटेड रेडियस कम होती है, और जिसका साइज एक्चुअल में कम होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस। तो लिथियम और सीजियम में किसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा? बस वही कहानी खत्म। तो देखिए, जो हाइड्रेटेड रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, और जो हाइड्रेटेड रेडियस होती है, अच्छा जिसका रेडियस ज्यादा है उसका स्पीड बताओ भाई क्या होगा? जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है, अरे भाई इसका रेडियस ज्यादा है तो ये आयंस घूम पाएगा नहीं, क्या उसका स्पीड कम हो जाएगा कि नहीं? अगर स्पीड कम है तो उसकी मोबिलिटी भी कम होगी, मोबिलिटी भी कम होगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी कम होगी। समझ पा रहे हैं ना? तो जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होता है उसकी मोबिलिटी कम होती है, उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन several water molecule due to several water molecule
ड्यू टू सेवरल वाटर मोलिक्यूल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स it and form primary secondary tertiary layer around it. The radius thus obtained is called hydrated radius. देखिए जब भी एक्वस की बात कहेगी तो हाइड्रेटेड रेडियस आएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसमें एक्वस का, तो बताओ जिसका साइज बड़ा होता है पानी में उसका साइज, जिसका एक्चुअल साइज बड़ा होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस कम होगा, ठीक है। और जिसका एक्चुअल में साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेटेड रेडियस है कि नहीं। और जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होता है उसकी मोबिलिटी या उसकी कंडक्टिविटी कम होती है ना। बताइए हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, जिसका एक्चुअल में साइज छोटा है लेकिन उसका पानी में साइज क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका बता दो, जिसका एक्चुअल में साइज छोटा होगा उसका पानी में साइज बड़ा होगा। एक्चुअल साइज किसका छोटा है, इसका, लेकिन पानी में साइज इसका बड़ा होगा ना। और भी देखो इसका प्लस चार्ज है तो वाटर मॉलिक्यूल को और खींचेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ये हो गई फॉर्मल चार्ज। चलिए हो गया ना। तो आपके पास दो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम कंडक्टिविटी। ये देखो चार ऑप्शन है, किसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, जिसका साइज कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, लिथियम। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में बोलेगा तो रूबियम, यही सेम ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा, रूबियम। यहां में क्या होगा, साइज कम कंडक्टिविटी ज्यादा। समझ पा रहे होंगे कि ये मेटल होगा ना, तो ये इसको ऑक्सीजन चारों तरफ से घेर रहा होगा, तो यहाँ में हाइड्रोजन है, तो फिर ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे लेयर बन जाते हैं। और क्या इसका आयन और वाटर पोलर है, इसका बीच में इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, आयन डाइपोलर इंटरेक्शन। उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी और उतनी ज्यादा हमारा रेडियस होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेटेड रेडियस और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली है, नहीं समझे। अगर भाई जितना वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होगा उतना ही इंटरेक्शन से उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वाटर का मॉलिक्यूल और सराउंड होगा तो लेयर बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो उसका रेडियस भी तो बढ़ जाएगा ना, और एनर्जी भी रिलीज ज्यादा हो रही है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, बोल देखिए,
तो देखिए फॉर्मल चार्ज का मतलब वही होता है कि टोटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वही काउंट करने का एक तरीका है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो आपने आपने पैसा इतना रखा था, खर्चा हो गया तो कम हो गया तो प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। ज्यादा आपके पास पैसा आएगा तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसी प्रकार कोई भी एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करने के लिए फॉर्मल चार्ज बनाया गया। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम, कोई भी एटम का जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ वीई, मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। देखिए स्कूल में ऐसा लिखा होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक है, तो ऐसा नंबर ऑफ बॉन्ड लिख दिया गया है, तो बात कोई ठीक है। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, यहाँ में क्या भी लिखा जा सकता है, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा। और यहाँ में क्या लिखा हो सकता है? बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। समझ पा रहे हैं ना? हाँ फॉर्मल चार्ज मतलब इसके जगह में ये लिखा जा सकता है, इसके जगह में सिंपल सी बात बताइए, इधर देखिए, अगर बॉन्ड एक है, बॉन्ड कितना है? एक, तो यहाँ पे बोला है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अभी भी कितना आएगा? तो या तो एक बॉन्ड बोल दो या बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बाई 2 करेंगे तो बॉन्ड ही तो बताएगा बेसिकली ना, तो लिखा ये जाता है कभी कभी। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, 2 एग्जांपल से खत्म करूंगा, 2 एग्जांपल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला है HNO3, क्या है भाई? HNO3 का स्ट्रक्चर मालूम है क्या आप लोग? ऑक्टेट वाला कौन सा वाला? ऑक्टेट। देखो यहाँ में नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है? 3। कितने ऑक्सीजन है? 3। क्लियर? बोर्ड पे ध्यान देना भाई। क्या नाइट्रोजन का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितना? 5। क्या ये 2 इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा तो क्या हो जाएगा? 7। एक इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, कितना हो जाएगा? 8। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? हुआ नहीं हुआ? हुआ। ऑक्सीजन के पास 7, 1 8 हो गया। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। क्या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर है, तो क्या ये दे सकता है? दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो क्या इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए भाई, ध्यान देना, क्योंकि मुझे 2 स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ में पॉली ऑक्सी एनाइन का बनाना है, ऑक्सी एनाइन इसी में खत्म करना है, और PO4-3 का ये नीट में आया भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या सारे लोन पेयर ऐसे? देखो बोलो, क्लियर है ना? यहाँ में 3 ऑक्सीजन है, मैंने इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, ठीक है। अलग अलग है ना। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन का ABC का निकालेंगे और देखेंगे क्या चार्ज आ रही है। बोलो क्लियर है क्या? ओवरऑल ये कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है? तो आइए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज बताओ। नंबर ऑफ वैलेंस, हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और बताओ इसके पास लोन पेयर है क्या कोई? नहीं, 0। उसके बाद कितना बॉन्ड बनाया उसने? तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। कोई नाइट्रोजन का यहाँ पे लोन पेयर दिखाई दे रहा है क्या? क्या इसने कितने बॉन्ड बनाया? 4। कितना बॉन्ड बनाया? बताओ कितना आ गया? फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, लेकिन कौन सा वाला ऑक्सीजन? ए वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने लोन पेयर दिखाई दे रहा है? कितना बॉन्ड? तो बताओ यहाँ में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। बताओ लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाया? कितना आ गया? फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, लेकिन कौन सा ऑक्सीजन? बी वाला, ठीक है। कितना ऑक्सीजन का वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? और बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4। और कितने बॉन्ड? 2। बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं, बॉन्ड कितना बॉन्ड? 2।
कितना आ जाएगा 0। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सी वाला का, ठीक है, क्लियर है ना। तो बोर्ड पे ध्यान देना, बताइए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन 6 है कि नहीं, और कितने बॉन्ड है, चार्ज कितना आ गया -1। क्या यहाँ में ओवरऑल इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज, मतलब एक नाइट्रोजन पे चार्ज हो रहा है +1, इस ऑक्सीजन पे चार्ज -1, ओवरऑल सबका चार्ज का सम कितना हो जाएगा। भाई आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ये बताओ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, क्या वो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया, क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो चार्ज माइनस आएगा, क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो चार्ज क्या जाएगा प्लस। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ओपन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस में, इसने दिया तो प्लस, इसने लिया तो माइनस। क्या सबका चार्ज का सम कितना है 0 है कि नहीं है। यही फॉर्मल चार्ज बताता है, यही क्या बताता है। अभी रुकिए, बस थोड़ा सा रुकिए, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद आपको एक साथ में कॉपी करना है। बोलो क्लियर है क्या। बताओ इसका नाम फॉस्फेट है क्या, फॉस्फेट क्या स्ट्रक्चर बनाना आता है, क्या फॉस्फोरस है। बताओ क्या चार्ज -3 है, हाँ -3 है, चार्ज तो -3 है ना, तो क्या 3 ऑक्सीजन पे चार्ज -1 होगा, और बाकी एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर है क्या, ऐसे क्या ऐसे होगा कि नहीं होगा। क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, फॉर्मल चार्ज है कि नहीं भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज निकालो या किसी एक ऑक्सीजन का निकालो, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। मालूम है इसको 1 नंबर दे दिया, बोलो क्लियर है। क्या ये सब माइनस है तो क्या इसको मैं 2 नंबर दे दूं, क्या इसका वही सेम बात है कि नहीं। चार्ज मैंने -1 डायरेक्टली लिख दिया, फॉर्मल चार्ज से पता चलता है कि एक्चुअली उस पे चार्ज क्या आएगा ना। तो बताइए फॉर्मल चार्ज ऑफ पी, क्या बताओ क्या होगा। फास्फोरस के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फैमिली का है तो 5 आएगा। बताओ लोन पेयर है क्या उसके पास, क्या उसने कितने बॉन्ड बनाया 5। बताओ फॉर्मल चार्ज कितना हो गया। चलो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, लेकिन 1 वाला फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीजन कौन सा पोजीशन का, एक पोजीशन। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने भाई 6। यहाँ में बताओ किसके पास कितने, 1 2 3 4, होगा कि नहीं होगा, 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट वाला कहानी है। तो बताओ इसके पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाया, तो कितना आ जाएगा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सेकेंड पोजीशन वाला, क्लियर है ना। बताओ इसमें ऑक्सीजन का बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन 6, क्लियर है ना। 6 होगा कि नहीं होगा भाई। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, क्या आप लोग करेंगे ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, होगा कि नहीं होगा ऐसे। तो बताओ इसके पास कितने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन 6, और क्या देखते हैं बॉन्ड, कितना बॉन्ड है, चार्ज -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो जो इसका आएगा वही। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ में बताओ ईच ऑक्सीजन पे चार्ज कितनी आ रही है -1। तो अगर मैं बोलूंगा नेगेटिव, अच्छा बताओ क्या यहाँ में देखो ये सब कहानी आपको नहीं निकालने के लिए बोला जाएगा, क्या नीट में क्वेश्चन आएगा वो ध्यान से सुनो। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्या ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 1 + π/सिग्मा, पाई बॉन्ड कितना है 1, सिग्मा बॉन्ड कितना है 4। क्या यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1.25 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा देखो ऐसा आएगा फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, हर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा -1। फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम कितना आएगा भाई -1 ठीक है, समझ पा रहे क्या। एक यहाँ में तो क्या आ गया है 0। अगर हम बात करें एवरेज, मतलब यहाँ में रेजोनेंस में होगा तो कभी यहाँ पे -1 आ जाएगा ना। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो बताओ भाई यहाँ में बताइए टोटल चार्ज कितनी है, एवरेज निकाला, एवरेज मतलब हर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा, क्लियर है ना भाई। तो बताओ 3 ऑक्सीजन पे चार्ज तो -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज अगर निकाला जाए तो कैसे करेंगे, -3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, -0.75। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। एवरेज बोला जाएगा ना, मतलब क्योंकि रेजोनेंस करके कभी निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगी, मतलब हर ऑक्सीजन पे जा रहा है कि नहीं चार्ज, कुछ ना कुछ -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ SO4 -2 लिखा है क्या। अगर एवरेज फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो बताओ टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, लेकिन क्या वो चारों ऑक्सीजन में जाए, हो गया खत्म।